साथियों, नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग पुनः आपसे संबोधित हूँ। हम इस समय भारतीय संविधान और उसके संग जो जुड़ी राज्य व्यवस्था है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस इंडिया स्तर पर उसके उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में आज का व्याख्यान जो है वो हम सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का सबसे ऊंचा शीर्ष न्यायिक और संवैधानिक न्यायालय है और ये भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतिम अपीली न्यायालय भी है। लास्ट अपील इसमें हो सकती है, उसके बाद इनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट का लॉ ऑफ लैंड होता है, उसके बाद फिर कोई अपील नहीं होती है। और इसको न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार प्राप्त है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई व्याख्या करनी हो, किसी कानून की कोई व्याख्या करनी हो तो उस समीक्षा का भी इसको अधिकार प्राप्त है। और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसके उपयोग की गारंटी देता है और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका, जैसा हमने कहा कि संविधान के 3 पिलर हैं। विधायिका है जिसमें सदन, राज्यसभा, लोकसभा वगैरह आते हैं। कार्यपालिका है जो इन कानूनों को लागू करती है। और तीसरी जो चीज आती है वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का अंग ही सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसके लिए संविधान में भाग 5 जो है उसमें जो अनुच्छेद 124 से 147 तक है उसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ प्रावधान दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम चर्चा करें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। अनुच्छेद 124 है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की चर्चा है। और अनुच्छेद 136 है, उसमें अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति की चर्चा है। और अनुच्छेद 137 है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय और आदेश हैं उनके पुनरावलोकन, रिविजन, पुनः अवलोकन करें, उसकी चर्चा है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 है, उसमें राष्ट्रपति की वो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने की जो शक्ति है उसकी चर्चा है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अपना काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय का थोड़ा इतिहास बताएं, बैकग्राउंड बताएं कि 1773 उसमें एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके तहत कलकत्ता में उस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश सरकार के समय की गई थी। पहला सर्वोच्च न्यायालय देश में कलकत्ता में 1773 में लागू हुआ। फिर मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय बना 1800 में। फिर बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय बना 1823 में। और फिर 1861 आता है तो उच्च न्यायालय अधिनियम आता है, उसमें उच्च न्यायालयों का सृजन है ना, और सर्वोच्च न्यायालय का जो भूमिका है उसकी चर्चा हुई। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो स्टेट लेवल के, दो दो लेवल के न्यायालय की परिकल्पना आई, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 1861 में। फिर 1935 में भारत सरकार का अधिनियम 1935 आता है, उसमें भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई कि पूरे भारत का एक संघीय न्यायालय, सिंगल न्यायालय हुआ, जो वर्तमान स्वरूप जिसका हम सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम कहते हैं वो स्वरूप 1935 के अधिनियम से आता है। और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में होती है 1950 में, जब देश का संविधान लागू हुआ। तो वर्तमान जो स्वरूप है देश के सर्वोच्च न्यायालय का वो संविधान में अनुच्छेद 124 से वर्ष 1950 से लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय में मूल रूप से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके साथ 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में जो एक संशोधन अधिनियम 2019 आया
उसके अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से अब 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 124 में है। इसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श करके न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं। मतलब जजेस को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर करते हैं। परामर्श शब्द इसमें आया है, तो कई दफे परामर्श शब्द को लेकर बहुत क्लियर व्याख्या नहीं है, कई दफे विवाद भी हो जाता है, उसमें हम फिर नहीं जानेंगे ज्यादा डिटेल में। तो ये कुछ विवाद अलग अलग हुए थे। 1998 में हुआ, कॉलेजियम प्रावधान जो था उसको लेकर हुआ, 1982 में हुआ, हम इन डिटेल में नहीं जा रहे हैं। खैर, न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए भारत का नागरिक हो, और सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं मैं, और किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक लगातार न्यायाधीश रहना चाहिए उसको, न्यायाधीश हुआ व्यक्ति हो, और या फिर किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वकील वकालत की हुई हो, एडवोकेट किया हो किसी हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में लगातार 10 वर्ष तक, वो भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और या फिर राष्ट्रपति की राय में एक न्यायविद होना चाहिए, जुडिशरी को समझने वाला बंदा होना चाहिए, और इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। फिर ये शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं अपने पद की। इनका कार्यकाल ये होता है कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने या उससे पहले अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको हटा सकता है, तब तक ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह सकते हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का भी प्रावधान है अनुच्छेद 124(4) 124(4) में। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में उपस्थित हों और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित करें। मतलब सदन का दोनों का सत्र एक ही सत्र में उपस्थित हो, दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो, और सदन के जो कुल सदस्यों का जो बहुमत है वो अगर कहे कि न्यायाधीश साहब को हटा दीजिए, तो फिर राष्ट्रपति इसको हटाने का एक्शन लेता है। इसके अतिरिक्त एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाअभियोग प्रक्रिया के माध्यम से भी हटाने की प्रक्रिया का नियम है। इसी तरह से निष्कासन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति द्वारा बुरा कदाचार है, गलत व्यवहार है या अक्षमता है, उसके आधार पर हटाने का राष्ट्रपति को पावर है। और न्यायाधीश पर महाभियोग भी लगता है। इतिहास में वी रामास्वामी जे ये पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ एक महाभियोग चलाया गया था। वर्ष 1993 में लोकसभा में इस आशय का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा, और इसलिए रामास्वामी साहब को महाभियोग का प्रस्ताव लाने के बावजूद भी नहीं हटाया जा सका। महाभियोग की कार्रवाई चलती है, जैसा हमने बताया बहुमत का क्या क्या है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम करें, सर्वोच्च न्यायालय विशेष तौर पे, इसके लिए इनके कार्यकाल की सुरक्षा है। क्या सुरक्षा है कि उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होगा, और उन्हें केवल राष्ट्रपति कदाचार पर या अक्षमता के आधार पर हटाएगा, इसलिए वो निश्चिंत होकर बिना किसी दबाव के काम करेंगे। वेतन और भत्ते इनको, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी, है ना। शक्तियां और अधिकार क्षेत्र में
कोई सदन इसमें कटौती नहीं कर सकता है कि सदन कोई कानून पारित करके कटौती कर दे। और इस तरह की कुछ इनको स्वतंत्रता दी गई है ताकि ये स्वतंत्र होकर न्यायाधीश काम कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो शक्तियां हैं, उसमें कुछ शक्तियां हैं। मूल क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 में। रिट का क्षेत्राधिकार है, इनके यहाँ रिट दायर हो सकती है। अपील का अधिकार है, अपील सुन सकते हैं नीचे हाई कोर्ट वगैरह के फैसले के अगेंस्ट। सलाहकारी क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 143 में, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। और रिकॉर्ड इनका जो है इनके जजमेंट रिकॉर्डेड होते हैं, अभिलेख न्यायालय है ये। इस तरह की बहुत सारे इनको अधिकार हैं और शक्तियां हैं। कुछ बात और करें कि रिट न्यायाधीश क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 32 में इनको सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का मूल अधिकार प्राप्त है। और इसके अलावा अपील का क्षेत्राधिकार है कि किसी भी नीचे की न्यायालय है, हाई कोर्ट वगैरह, उनके जजमेंट के खिलाफ कोई भी व्यक्ति या सरकार इनके पास अपील कर सकती है, अपील को सुन सकते हैं। अपील के मामले में जैसे संवैधानिक मामले हैं कोई, उसमें संविधान की व्याख्या करनी हो, उसका इनको अधिकार है अनुच्छेद 132 में। सिविल मामलों में, आम नागरिकों के मामले में 133 में, जो कुछ सार्वजनिक महत्व के मामले हैं उनमें अपील सुन सकते हैं ये। और विशेष अनुमति के द्वारा भी अपील सुन सकते हैं किसी भी निर्णय के खिलाफ में। आपराधिक मामलों में भी अपील सुन सकते हैं अनुच्छेद 134 में। अनुच्छेद 143 में इनका सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है कि कोई भी मामला होगा सरकार के सामने, राष्ट्रपति के सामने, तो उनको वो सलाहकारिता कर सकते हैं। और रिकॉर्ड न्यायालय, अभिलेख न्यायालय जिसको कहते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं, कार्रवाई है, फैसले हैं, ये हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड के रूप में और साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और उनमें कानूनी प्राथमिकता और कानूनी संदर्भ होता है। तो इनके आदेश जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के, अनुच्छेद 129 में एक तरह से रिकॉर्डेड साइटेशन जिसको कहना चाहिए, वो साक्ष्य है अन्य केसेस के लिए भी उस रूप में रिकॉर्ड होता है। और न्यायिक समीक्षा का भी इनको अधिकार है। इस तरह से बहुत सारी शक्तियां हैं। अन्य शक्तियों में इनको राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामले में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और आज सदस्यों का कोई आचरण गड़बड़ है उसकी भी जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, राष्ट्रपति अगर उसको रेफर करे इनको तो। और इनका जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसका आदेश या डिग्री जो है पूरे देश में लागू होती है, पूरे देश में इनका फैसला साइटेशन होता है। तो इसी तरह से देश के सभी न्यायालयों और अधिकरण जो हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उन पर जो न्यायिक अधीक्षण और नियंत्रण है, कंट्रोल है, उसका पावर भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जो करते हैं, जुडिशियल रिव्यू में भी इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मारबरी मामला हुआ था उस संदर्भ में ऐसा ही इनको सुप्रीम कोर्ट को भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। न्यायिक समीक्षा, विधायी अधिनियम जो हैं और कार्यपालिका के आदेश हैं, उनकी संवैधानिकता कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, असंवैधानिक तो नहीं है, उसकी समीक्षा करने की जो ये पावर है न्यायिक समीक्षा, ये न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायपालिका को दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान भी इनको दिए गए हैं कि इनको कई अनुच्छेद दिए हैं कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षक शक्ति को ये सक्षम बनते हैं। और इनकी न्यायिक समीक्षा के अलावा ये विभिन्न प्रकार की रिट को सुनते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, परमादेश रिट है, न्यायिक दृष्टांत, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, इसके तहत पिछले निर्णयों का उपयोग करके संविधान की व्याख्या को मार्गदर्शक के रूप में भी किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है जिसमें कोई उन्होंने संवैधानिक व्याख्या की है, तो उस निर्णय को आगे भविष्य में भी यदि कोई ऐसे ही केस आते हैं तो वो साइटेशन जिसको कहते हैं, उनको साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक इसी क्रम में हम चर्चा करें जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह किसी भी व्यक्ति या समूह के द्वारा
समूह को सार्वजनिक या वंचित समूहों को प्रभावित करने वाले मामलों में, जिसमें आम पब्लिक का कोई अहित हो रहा हो, ऐसे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को PIL जनहित याचिका सुनने की का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, यदि कोई व्यापक अहित हो रहा है आम पब्लिक का या किसी वंचित समूह का, उसके लिए न्याय के लिए सीधा सीधा गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से PIL के कर सकता है। PIL का कंसेप्ट एक्चुअली 1960 के दशक में अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए हुआ था और फिर इसे भारत में 1980 के दशक में अपनाया गया और उससे आज PIL के बहुत बड़े बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देता है। न्यायिक समीक्षा की जो हम बात कर रहे थे कि जिसमें संवैधानिक कोई चीज है कि नहीं, संविधान के खिलाफ तो कोई किसी प्रकार का कोई सदन ने या किसी ने कोई निर्णय पारित नहीं किया है, उसकी जो समीक्षा है, रिव्यू है, वो करता है। उसमें बड़े बड़े केसेस, कुछ लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जजमेंट। जैसे हमने आपको बताया, गोलकनाथ मामला 1967 था। बैंक का राष्ट्रीयकरण मामला जो था, सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसमें संवैधानिक रूप से गलत है, सलत है, इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की थी 1970 में। प्रीवी पर्स, राजा महाराजाओं की इंदिरा गांधी सरकार ने प्रीवी पर्स बंद कर दिए, उनकी संवैधानिक समीक्षा 1971 में की थी। केशवानंद भारती मामला 1973 का है। इंदिरा गांधी के इलेक्शन का मामला था 1975 में का, कि संबंधित उसका संविधान की दृष्टि से फैसला सही हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से न्यायिक समीक्षा के ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट है जिनकी हमने आपसे चर्चा की। एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC, इसकी बात हम करें, ये एक संवैधानिक निकाय है, सिस्टम है, उसके रूप में प्रस्तावित किया गया था और जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अभी जो मौजूद कॉलेजियम प्रणाली है उसको परिवर्तित करना है। अभी देखिए, अभी कॉलेजियम प्रणाली के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ तो लगा के सेलेक्टेड लोगों का चयन हो जाता है न्यायाधीश के लिए, कॉलेजियम पद्धति कहलाती है। तो ये तय हुआ कि कॉलेजियम पद्धति खाली राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायाधीश है उसकी मर्जी पर, उसकी मर्जी पर ही नहीं हो जाए, इसलिए न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो वो कॉलेजियम पद्धति से भले हो, लेकिन कॉलेजियम पद्धति को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इस NJAC का नियुक्ति का प्रस्ताव आया कि 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए एक समिति द्वारा किया जाए और वो समिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता हो। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में चौथे न्यायाधीश मामले में इस NJAC एक्ट को और 99 संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वापस से कॉलेजियम प्रणाली देश में लागू हो गई है। अब कॉलेजियम प्रणाली में बड़े चुनिंदा ढंग से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, जजेस की नियुक्ति करते हैं और एक तरह से उसी पर लोगों को ऑब्जेक्शन था। हम कुछ नवीनतम मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करें। अभी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हैं, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक के लिए। एक न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हुए हैं 2022 से 2024 तक। न्यायमूर्ति NV रमन्ना हुए हैं 2021 से 22। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हुए हैं 2018 से 19। इस तरह से कुछ ये नाम हैं। हम यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा पूरी करते हैं। अब कुछ संवैधानिक निकायों की बात करेंगे। निकाय सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाएं हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन किया गया है। तो सदन की बात हो गई, प्रधानमंत्री की बात हो गई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन इसके अलावा कुछ संस्थाएं भी ऐसी संविधान ने नियुक्त की है। उन संवैधानिक
निकायों की बात करें, उसमें आता है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, उसके तहत ये भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सिस्टम है, निकाय है, जो चुनावों को कराता है, देश में चुनाव कराता है। कौन से चुनाव? संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि के, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। ये टॉप लेवल के जो चुनाव हैं उनको भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही कर दी गई थी। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है, उसके एक दिन पहले ही भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में इसके बहुत सारे कामों की चर्चा है। इसकी संरचना ये है, मुख्य भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग की, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और फिर कुछ चुनाव आयुक्त ईसी भी होते हैं। उनकी संख्या राष्ट्रपति तय करता है कितने लगाने हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वेतन भत्ते इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं। और सेवा शर्तें ये है कि या तो इनका राष्ट्रपति द्वारा सेवा काल इनका तय होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त साहब का या ईसी का, चुनाव आयुक्त का, 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। और त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को ही दे पाएंगे अगर देना है। और निष्कासन अगर इनका करना है कि भाई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, गलत काम किया, भ्रष्ट काम किया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों का निष्कासन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार और जो प्रक्रिया है, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के अनुरूप इनको भी हटाया जा सकता है। यानी संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर कदाचार अगर इनका सिद्ध हो जाता है, गलत व्यवहार है, आचार है इनका या अयोग्यता है, उसके आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत के बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को पदच्युत कर सकता है, पद से हटा सकता है। देखिए 1950 से 89 तक, 49 ईयर्स तक एकल सदस्यीय निकाय था, केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, सीईसी। इतने 1989 तक। 1989 में ये तय हुआ कि नहीं, बहुसदस्यीय निकाय हो। ये सिस्टम जो आयोग है, इसमें 2 और चुनाव आयुक्त जोड़ दो, ईसी। मुख्य चुनाव आयुक्त एक हो, एक उसके संग 2 ईसी और लगा दो, चुनाव आयुक्त। फिर 93 आता है, उसमें वापस कहा कि नहीं, एक सिंगल ही चुनाव आयुक्त होगा और 2 चुनाव आयुक्त जो बनाए गए थे उनके पद समाप्त कर दिए। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 93 आता है, 93, उसमें तब से लेकर अब तक भी बहुसदस्यीय निकाय है। सिंगल वन मैन शो नहीं है कि खाली एक कोई मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी हो। अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 चुनाव आयुक्त यानी ईसी और शामिल हो गए, यानी एक सीईसी और उसके साथ 2 ईसी। इनको स्वतंत्रता है काम करने की। स्वतंत्र रूप से चुनाव आयुक्त को ये माना जाता है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष वो कराएंगे और इनके कार्य जो हैं निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन के बाद, निर्वाचन के पूर्व पूरे देश में इलेक्टोरल लिस्ट, वोटिंग लिस्ट से लेकर पूरी चुनाव की प्रक्रिया, उस पर निष्पक्षता, फिर उसकी काउंटिंग चुनाव की, यहाँ तक ये सब मुख्य जो इसका रोल है वो चुनाव आयोग का रोल है। देखिए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और प्रथम महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुई, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, वो वी.एस. रामा देवी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। महिला चुनाव आयुक्त प्रथम वी.एस. रामा देवी थी। और आज की तारीख में चुनाव आयोग का सेटअप ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और चुनाव आयुक्त उनके साथ के जो ईसी हैं 2,
वो है, एक तो ज्ञानेश कुमार हैं और एक डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू हैं। देखिए ये, अब इसके अलावा एक हम संवैधानिक निकाय की ओर बात करें, उसका नाम है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको CAG कहते हैं, ये भी एक पद जो है, ये एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 148 संविधान का, उसमें CAG का नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। ये व्यक्ति भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख होता है, पूरे भारत के लेखा परीक्षा का ऑडिट करने का। सार्वजनिक कोष जो है पूरे भारत का, उसका ये संरक्षक है एक तरह से। और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर ये वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। ये BR अम्बेडकर साहब का कहना था कि भाई सारा मामला चूंकि फाइनेंस का है, बहुत सारी ऑडिट होने जैसी चीजें हैं, यहाँ सरकारी धन का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये जो CAG है, ये भारतीय संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अगर कोई है तो ये है। इसमें कुछ अनुच्छेद की बात करें, 148 से 151 भाग 5 में, उसमें 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये CAG है, और 149 में इसकी शक्ति और कर्तव्य है। 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र है। 151 में ये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अपनी रिपोर्ट देता है। और 279 में शुद्ध आय की गणना, शुद्ध आय कि देश ने क्या कमाया, क्या आय हुई, इसकी जो गणना है ये CAG करता है 279 में। तो वेतन भत्ते इसको वही मिलते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलते हैं। कार्यकाल इसका भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को ही देगा, और निष्कासन भी इसका सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के निष्कासन की महाभियोग की प्रक्रिया है उसी पैटर्न पे होगी। संसद द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर सिद्ध जो कदाचार है इसका या अक्षमता है, उसके आधार पर इसको भी हटाया जा सकता है। इसको भी काम करने की स्वतंत्रता दी गई है कि कार्यकाल की इसकी सुरक्षा है कि ये इंडिपेंडेंट बिना किसी दबाव के काम करेगा, और इसके लिए वेतन भत्ते पेंशन भी इसको अच्छे दिए गए हैं। संसद में जो इसका CAG का प्रतिनिधित्व कोई मंत्री नहीं कर सकता है ना, और ना ही जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ये जो CAG है, इसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई मंत्री जिम्मेदार नहीं होता है। भारत के पहले CAG थे V नरहरि राव, और भारत के वर्तमान CAG हैं K संजय मूर्ति। शक्तियां और कर्तव्य हमने आपको बताया, डिटेल में नहीं जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश के ऑडिट का, वित्त का, लेखा का इंचार्ज है ये। इसके जो प्रतिवेदन होते हैं, इसके रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें 3 प्रकार के ये लेखा परीक्षा ऑडिट के प्रतिवेदन देता है सरकार को। एक होता है विनियोग खाते, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, एक होता है वित्त खाता, फाइनेंस अकाउंट्स, और एक होता है सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग्स का। इस प्रकार ये हमने इसकी चर्चा की CAG की। एक और संस्था की बात करें हम, सिस्टम की, संवैधानिक निकाय, चुनाव आयुक्त की बात कर ली हमने, महालेखा परीक्षक CAG की कर ली। इसी तरह से एक संवैधानिक संस्था है, आयोग है, उसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS वगैरह के जो एग्जाम कंडक्ट करती है, ये भी इसको इतना बड़ा दर्जा इसलिए दिया गया है कि देश की जो संविधान में जो प्रावधान दिए हैं कि विधायिका तो चलो कानून बना देगी, राष्ट्रपति साहब ने ओके भी कर दिया,
लेकिन अब वो जनता के लिए जो कानून बना है उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका में कौन आते हैं? प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। सेंट्रल लेवल के प्रशासनिक अधिकारी आईएएस, आईएफएस, ये इस श्रेणी के लोग आते हैं। तो उनकी नियुक्ति भी संसद तो चलिए, सांसद लोग तो इलेक्शन जीत के आ गए जनता से, लेकिन अफसरशाही जो है, जिसको हम अफसरशाही कहते हैं कॉमन भाषा में, वो अफसर कार्यपालिका कहाँ से लाओगे? उनका अच्छा निष्पक्ष सिलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का निर्माण हुआ और उसको इन्होंने संवैधानिक निकाय निकाय का रूप दिया गया संविधान में। तो भारत की जो एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और इसको संविधान का भाग जो 14 है उसमें जो अनुच्छेद 315 से 323 तक का उल्लेख है उसके तहत इसको स्थापित किया गया है। बहुत सारे अनुच्छेद हैं इसमें। 320 में लोकसेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। 322 में लोक सेवा के आयोग के व्यय की चर्चा है। 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की चर्चा है। और इसको 315 अनुच्छेद 315 में संघ और भारत के राज्यों हेतु जो पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी हैं अलग अलग राज्यों में, उसका गठन करने का जो शक्ति है वो 315 में दी गई है। और 316 अनुच्छेद में संघ के साथ साथ राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति और कार्यकाल की चर्चा है कि 316 में यूनियन लेवल पे तो हो गई, लेकिन स्टेट के भी जो लोकसभा आयोग हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति की चर्चा 316 अनुच्छेद में की गई है। यूपीएससी की हम जो बात कर रहे हैं, यूपीएससी में की जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं और सदस्यों की संख्या की कोई फिक्स संख्या की नहीं है। संविधान में कम ज्यादा हो सकते हैं। राष्ट्रपति का अपना विवेक है वो कितने सदस्य बनाता है। इसमें योग्यता में एक विशेष बात है कि इसकी योग्यता कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है। सदस्य बनने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है सदस्य और अध्यक्ष बनने के लिए। आयोग के आधे सदस्यों ने भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक पद संभाला हो। ये कुछ अपवाद किया गया था कि भाई इतना तो अनुभवी आदमी हो। जो भी हो, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल वही 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होती है। और सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करता है। त्याग पत्र भी देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं। और निष्कासन जो है वो राष्ट्रपति करता है। और निष्कासन के आधार कुछ तय किए हैं कि यदि कोई सदस्य या ये अध्यक्ष दिवालिया घोषित हो जाए, कार्यालय के कर्तव्य के बाहर कोई अन्य वैतनिक कार्य करने लगे लाभ के पद पे, और राष्ट्रपति के अनुसार उसकी निगाह में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अयोग्य हो गया हो, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद कदाचार मतलब गलत आचार हो जैसा संविधान ने परिभाषित किया है, उसके हेतु कभी भी इसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो ये भी, इसमें भी पद की स्वतंत्रता है। इसको हटाएगा सिर्फ राष्ट्रपति ही हटाएगा। और इसके सारे खर्च जो हैं भारत की संचित निधि पर, संचित जो निधि है रिजर्व फंड है वहां से आते हैं। और एक ही पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये पद त्याग कर देता है उसके बाद आयोग का अध्यक्ष अन्य किसी भी सरकारी नियोजन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। फिर वो कहीं भी और उसका पोस्टिंग नहीं होगा। और आयोग का सदस्य केवल संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में ही नियुक्त किया जा सकता है। यानी यूपीएससी का कोई सदस्य अपने त्याग पत्र देने के बाद या पोस्ट से हटने के बाद यूपीएससी का या आरपीएससी का अध्यक्ष तो बन सकता है, बाकी अन्य किसी पद पर नहीं जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है? कार्य यह है कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवा हैं और संघ शासित प्रदेशों की जो लोक सेवा हैं उनके लिए परीक्षाएं आयोजित करो। और कार्मिक प्रबंधन जो मामले हैं, कार्मिक पर्सनल डिपार्टमेंट के सरकार के, उनके मामलों में भी आयोग से सलाह ली जाती है। कोई डिस्प्यूट हो
नियुक्ति को लेकर, पदोन्नति को लेकर, स्थानांतरण को लेकर, अनुशासित मामले जो हैं अधिकारियों के, कर्मचारियों के, सरकारी उनके मामले में, सेवानिवृत्त हुआ कर्मचारियों का कोई मामला हो, उसमें कार्मिक विभाग जो होता है सरकार का, पर्सनल डिपार्टमेंट, उसको ये सलाह भी देते हैं और इस तरह से ये यूपीएससी काम करता है। संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो सर रॉस बारकर थे। पहला अध्यक्ष का नाम बता रहा हूं मैं, सर रॉस बारकर। और स्वतंत्रता जो हुई आजादी के बाद पहला अध्यक्ष जो था वो पहला अध्यक्ष जो थे वो एच के कृपलानी थे। और संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम था रोज मिलियन बैथ्यू। और अभी जो यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं प्रीति सूदन, ये भी महिला अध्यक्ष हैं, दूसरी महिला अध्यक्ष हैं आज की तारीख में प्रीति सूदन। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा गैर संवैधानिक निकाय पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। उन गैर संवैधानिक निकायों की बात करें कि कुछ और भी आयोग काम कर रहे हैं देश में, जैसे एक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जिसमें मानव अधिकार है आपको सम्मानजनक ढंग से जीने के, रहने के, उसमें ये कुछ लागू किए गए हैं मानवाधिकार वगैरह। मैं इसकी भी चर्चा करूंगा अभी। और ये गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक का मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन बहुत इतने ही इम्पोर्टेंट आयोग हैं इस देश के, उनकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। हम कुछ गैर संवैधानिक निकाय की बात कर रहे थे, उसमें एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग एक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था और नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षक आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, संसद के दोनों नेताओं के नेता प्रतिपक्ष हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके द्वारा होता है। और निष्कासन अध्यक्ष का तब होगा जब दिवालिया घोषित हो गया हो, कार्यालय के बाहर कहीं वैतनिक रोजगार कर रहा हो और भी मानसिक शारीरिक दुर्बलता वगैरह आदि कारण हो, इसी कारण निष्कासन होता है। इसका कार्य क्षेत्र ये है कि कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसकी जांच करना, और फिर कहीं अवहेलना हो रही है तो उसकी जांच से स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना। एक केंद्रीय सतर्कता आयोग भी सीवीसी भी है। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्था है और 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति थी, 1962 से 64, उसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था। और वर्ष 2004 में विसल ब्लोअर प्रस्ताव जो था उसके तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को संभालने का भी दायित्व दिया गया। बहुत लंबी चौड़ी इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे हम लोग। एक केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन जो कार्यालय हैं, वित्तीय संस्थान हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनसे जो संबंधित शिकायतें हैं और अपने अपीलें हैं उनको सुनवाई करता है। कार्मिक मंत्रालय का अंतर्गत आता है। इसमें भी मुख्य सूचना आयुक्त CIC है और उसके साथ कुछ सूचना आयुक्त हैं, अधिकतम 10 हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये लोग। कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, पत्रकारिता आदि में
ज्ञान और अनुभव वाले लोग होते हैं। इनका भी निष्कासन जो होता है, दिवालिया हो गए हों, अपराधी हों, और कुछ कर्तव्य मानसिक शारीरिक दुर्बलता कारण हो, इन सब कारणों से इनको हटाया जाता है। इनकी शक्ति कार्य वगैरह भी इसी तरह के हैं कि सूचना से संबंधित जो सरकारी सूचना है, ट्रांसपेरेंसी, उसके तहत की अपीलों को सुनना। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी थे वजाहत हबीबुल्लाह, और भारत की पहली महिला महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी दीपक संधू, और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया, और वर्तमान सूचना आयुक्त हैं श्रीमती आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी। एक आयोग की ओर चर्चा करेंगे, नीति आयोग। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था, और जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। पहले योजना आयोग के नाम से था, अब उसको नीति आयोग कहते हैं। और ये भारत सरकार का एक तरह से नीति के मामले में थिंक टैंक है। तो नीति आयोग में भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसकी शासी परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और सदस्य फुल टाइम पूर्णकालिक हैं, जिनको राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत कई विंग हैं, जैसे रिसर्च विंग है, कंसल्टेंसी विंग है, टीम इंडिया विंग है। नीति आयोग का जो पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2024 से हैं वो हैं VVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग से जुड़े हुए 2 कार्यालय हैं, एक राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, और दूसरा विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय। तो नीति आयोग की कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं। इसके बाद हम एक बात और करें, एक लोकपाल। भारत का जो प्रशासनिक सुधार आयोग है ARC 1966 से 1970 के बीच का, इसने नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। इसके तहत ही लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से लोकपाल की स्थापना का प्रावधान किया गया। लोकपाल केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रियों और सचिवों के खिलाफ शिकायतों का निवारण करता है। इसकी संरचना में भी अध्यक्ष हैं, और अधिकतम 8 सदस्य हैं। इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एक चयन समिति के आधार पर। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष वगैरह हैं। इसमें भी विशेषता ये है लोकपाल और लोकायुक्त की कि अध्यक्ष जो है वो वर्तमान या पूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, या सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो, और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। इसमें भी इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होता है, जो भी पहले हो। लोकपाल का क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री भी आते हैं, मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, ग्रुप A, B, C और D के अधिकारी गण आते हैं। इसके बाद हम इसमें लोकपाल में 2 विंग काम करती हैं, एक जांच विंग है, एक अभियोजन विंग है। अंत में हम एक संघवाद पे बात करें। संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और उसके घटक इकाइयों जो हैं राज्य सरकार की, उसके बीच में विभाजित होती है। शक्ति केंद्रीय प्राधिकरण और घटक इकाई राज्य सरकार के बीच में विभाजित होती है। भारत में संघवाद का स्वरूप दोहरी शासन प्रणाली के रूप में है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों के पास अपनी अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के संबंधों के आधार पर अगर देखें, 2 प्रकार की सरकार होती हैं। एकात्मक शासन, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली में है। इसमें शक्ति, संपूर्ण शक्ति राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। और दूसरा शासन होता है संघीय शासन। संघीय शासन में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में होता है। इसका उदाहरण है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस आदि। तो ये शासन व्यवस्था का थोड़ा फर्क है। संघवाद की जो अवधारणा थी
उस अवधारणा में दो बातें हैं कि राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन हो, और संघवाद का मतलब एक तरह से इंद्रधनुष जैसे होता है कि एक रंग को अगर एक राज्य माने तो सारे रंगों से मिलकर जो इंद्रधनुष बनता है वो राष्ट्र बनता है। और भारत में जो है वो अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। संघवाद के कई प्रकार होते हैं। संयुक्त संघवाद है, एकजुट संघवाद है, असममित संघवाद है। हमारे यहाँ संघवाद का जो कंसेप्ट है उसमें केंद्र सरकार है, राज्य है, ये संघवाद के दो यूनिट हैं। और इसमें संघीय विशेषता है कि लिखित संविधान है हमारा, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और एकात्मक विशेषता ये है कि जो बची कुछ शक्तियां जो मेंशन नहीं है कहीं, वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन उनकी सहमति के बिना किया जाता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस आदि हैं। तो भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषता है उसमें यह है कि दोहरी शासन प्रणाली है। संघ और राज्य दोनों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। शक्तियों का विभाजन है। राज्य और केंद्र के बीच में लिखित संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। यही इसी तरह से इनकी एकात्मक विशेषता है कि सशक्त केंद्र है और एकल संविधान है। संविधान का लचीलापन है। एकीकृत न्यायपालिका है। अब जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं, राज्यों के और केंद्र के, तो भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 293 तक संघ और राज्यों के बीच में संबंधों का प्रावधान किया गया है। तो जैसे उदाहरण बताएं, वित्तीय संबंध के लिए 268 से 293 अनुच्छेद है। प्रशासनिक संबंध के लिए 256 से 263 अनुच्छेद है। और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के लिए 245 से 255 अनुच्छेद हैं। इसमें केंद्र और राज्य के संबंध में कुछ पहलू ये है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान है। केंद्रीय और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार है। राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण है और विधायी विषयों का वितरण है। विधायी विषयों में केंद्रीय विधायिका को कुछ विषय दिए हैं और राज्य विधायिका को कुछ विषय दिए हैं। जैसे केंद्रीय विधायिका को संघ सूची है, समवर्ती सूची है, अवशिष्ट शक्तियों की सूची है। राज्य विधायिका को राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो ये कुछ होता है संबंध केंद्र राज्य के बीच में। एक जब आपातकाल की हमने बात की थी, तो राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र सरकार के पास किसी भी राज्य को कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के संबंध में निर्देश देने की कार्यकारी शक्ति होती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो केंद्र सरकार राज्य की व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण कर सकती है और राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी भी कार्य को अपने अधीन ले सकती है। इसी तरह से हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन पर केंद्र का नियंत्रण होता है। और इसी तरह से अन्य प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा के तहत करता है। और इसी तरह से राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, राज्यों के चुनाव आयुक्त की, उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निष्कासित किया जा सकता है। तो इसी तरह से संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध है। कर निर्धारण शक्तियों का आवंटन है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है 2016, ये केंद्र का विषय हो जाता है। और इसी तरह से वित्त आयोग है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। इसमें अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना है। तो कुछ संबंध जो संघ और राज्य विधायकों के बीच में सामंजस्यपूर्ण चलाने के लिए यह आयोग काम करता है। इसमें जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 है और राजमन्नार आयोग 1969 आया था जो तमिलनाडु सरकार ने नियुक्त किया था। उसका उद्देश्य था सितंबर 1969 में केंद्र राज्य के संबंध में समग्र मुद्दे की जांच करना। हमने प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की बात बताई। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसका भी उद्देश्य केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा था। फिर सरकारिया आयोग 1983 आया
ये सरकारी आयोग ने भी संघ और राज्यों के बीच के संबंधों पर अपनी रिपोर्ट दी थी, कुछ सिफारिशें की थी। और एक पुंछी आयोग, पुंछी आयोग 2007 में आया, उसने भी केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों के मामले में कुछ सिफारिशें की थी। एक अंतरराज्यीय परिषद और है जो संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 263 के तहत है। उसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। एक चीज की चर्चा और करेंगे, भारत में क्षेत्रीय परिषदें भी हैं, जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल एक वैधानिक संविधान से हटकर सलाहकारी सिस्टम है, निकाय है। हालांकि इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं और इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। उद्देश्य इनका क्षेत्रीय परिषदों का ये है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के मध्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जाए। उत्तरी, मध्य, पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी, इनमें ये परिषदें जो हैं काम कर रही हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है, क्षेत्रीय परिषदों की रचना ऐसी है, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है और उपाध्यक्ष क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं 1 वर्ष के रोटेशन के लिए। इसी क्रम में एक उत्तर पूर्वी परिषद की बात करें, उत्तर पूर्वी परिषद भी एक वैधानिक निकाय है जिसे उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत स्थापित किया गया था। यह परिषद 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आई और इसमें उत्तर पूर्वी के राज्य असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम हैं। और इनमें जो पदेन अध्यक्ष है वो केंद्रीय गृह मंत्री है और पदेन उपाध्यक्ष उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। और ये कार्य ये करते हैं कि क्षेत्रीय परिषदों के कार्य के समान ही ये भी एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजनाओं को बनाना और लागू करने पे काम करते हैं। तो यहाँ आकर हमारा जो भारत स्तर का जो है, इंडिया लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जो राज्य व्यवस्था है, गवर्नेंस है और पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्निंग सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ये इसका समापन हम करते हैं। ये इंडिया स्तर का था। अगले व्याख्यान में हम स्टेट लेवल पे आएंगे जिसमें राजस्थान को विशेष फोकस करके हम स्टेट के जो पॉलिटिकल और गवर्नेंस सिस्टम है उस पर बात करेंगे। धन्यवाद, बने रहिए अगले लेक्चर तक।